Stay tuned to Radio Ipsa 91.2 FM जो कहे दिल की बात। हम कहीं नहीं पहुंच सकते। आप सोच रहे हैं ना कि ये लाइंस मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल से गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है कार्तिक जोशी। आप सोच रहे हैं कि कार्तिक जोशी कौन है, वैसे बहुत सारे लोग इन्हें पहचानते भी हैं। कार्तिक जोशी एक बहुत ही अच्छे अल्ट्रा रनर है और मैराथन्स में ये काफ़ी ज़्यादा बार दौड़ चुके हैं। तो आज मेरी उनसे कुछ बहुत ही ज़्यादा खास बातचीत होने वाली है। तो सबसे पहले तो कार्तिक जोशी, मैं आपका यहाँ पर बहुत अच्छे से वेलकम करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो हाय कार्तिक, आज आप हमारे लिसनर्स को बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कैसा बैकग्राउंड होता है मैराथन रनर का, और किस तरह से आप इस फील्ड में, और कैसी आपकी जर्नी रही है? मैम मेरी रनिंग जर्नी 2016 में स्टार्ट हुई थी। ओह 21 जून 2016। मैं हमारी चाय की शॉप थी रामबली नगर में, जो 10x10 का शॉप था जिसमें हम रहते भी थे और उस शॉप को चलाते भी थे। एंड उसी के पास में एक पीटीसी सेंटर है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। तो वहाँ से जब मैं रेगुलर स्कूल जाता था तो मैं देखता था कि पुलिस के कैडेट्स कितने अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि सिर्फ एक रनर जब दौड़ रहा होता है ना, वो हर किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। बट जब 10 या 20 लोगों की कोई भीड़ होती है ना, वो हर किसी को अट्रैक्ट करती है। तो मेरे माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन होता था कि क्या रनिंग हर किसी के लिए है या कोई कोई दौड़ सकता है। तो ये कुछ 10-12 दिनों तक सोचने के बाद मैंने एक दिन सोचा कि मैं भी रन करके देखता हूँ, क्या मैं रन कर सकता हूँ। मैं फर्स्ट डे गया, लगभग 400 से 500 मीटर दौड़ा था और फिर मेरे को लगा कि रनिंग हर किसी के लिए तो नहीं है, बट आए हैं घर से इतनी दूर तक, तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, बैठ कर देखते हैं कौन क्या कर रहा है। तो 1 घंटे वहाँ बैठकर सबको देखा, अच्छे से देखा कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे दौड़ रहा है। 1 घंटे बाद समझ में आया, जो धीरे दौड़ रहा था वो लगभग बहुत लंबा दौड़ रहा था, और जो तेज दौड़ रहा था थोड़ा दौड़ कर रुक जाता था और फिर वो वापस स्टार्ट करता था। सो मैंने बोला मैं स्लो रन करना स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ कि मैं कितना दौड़ पाऊंगा। तो मैंने फर्स्ट डे 13 किलोमीटर रन किया। सो उस समय समझ में आया कि जो गाड़ी धीरे चलती है वो लंबे समय तक चल सकती है, जो तेज चलती है उसको हर थोड़ा समय बाद एक ब्रेक लगाना पड़ता है। तो ये समझ आया। देन उस दिन लगा था कि रनिंग एक बहुत महंगा गेम नहीं है, उसमें एक शॉर्ट, एक टी शर्ट और एक शूज की जरूरत होती है बस। और फिर आज जब हम रन करते हैं तो पता चलता है कि रनिंग एक बहुत एक्सपेंसिव गेम है। एक चीजें पता चलती हैं। एक बिहाइंड द सीन एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे जब मैंने फर्स्ट डे रन किया था वो 13 किलोमीटर था। आज मेरा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस 277 किलोमीटर है, जो मैंने बिना रुके और बिना सोए दौड़ा। मैं अबाउट 200 किलोमीटर 12 बार से ज्यादा रन कर चुका हूँ, और मैंने 46 आवर नॉन स्टॉप एंड स्लीपलेस रन किया। मैंने इंदौर से भोपाल 207 किलोमीटर 27 आवर्स में रन किया था, जो कि मेरे रनिंग जर्नी के सिर्फ 2 साल बाद। मैं सोचता हूँ कि हमें हमारे क्राइटेरिया से या हमें हमारे एक बेंचमार्क को हर बार क्रॉस करना चाहिए, जो आपको ही मोटिवेट करता है। और वैसे मैंने आपके बारे में सुना था कि आपने 22 आवर्स कंटिन्यूअस रनिंग भी कर लिया। मैंने 42 आवर्स 46 आवर्स एक दिन लगभग 2 दिनों तक बिना रुके बिना सोए दिन और रात कंटिन्यूअसली रन किया। That's so amazing। तो कहते हैं ना कि सफर जो रहता है वो मंजिल से भी खूबसूरत रहता है। बिल्कुल ऐसी कुछ आपकी जर्नी भी रही है। वैसे आपकी जो मंजिल है वो भी बहुत खूबसूरत रही होगी, जिसके बारे में आपसे डेफिनेटली और भी बातचीत यहाँ पर मैं करूंगी ही। पर इसके अलावा आप और कुछ बताइए अपने बारे में। मैम रनिंग जो दिखती है उससे कहीं ज्यादा अपोजिट उसका व्यू है। जैसे कि सारे गेम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, रनिंग एक मैं सोचता हूँ कि जो सबसे ज्यादा बोरिंग गेम होता है वो है, क्योंकि आपको इंडिविजुअली बहुत लंबे समय तक सफर करना है या सर्वाइव करना है किसी भी पैच को। क्योंकि अब जब आप किसी रन पे किसी भी जगह पार्टिसिपेट कर रहे होते हो तो आपके माइंडसेट में एक ही चीज होती है कि यार इतना लंबा रूट है, आपको अकेले सर्वाइव करना है। और जो आप सालों पहले चीजें सारी भूल चुके होते हो तो आपको ड्यूरिंग रन याद आती है। अगर आपने 10 साल पहले कोई 1 रुपए का सिक्का कहीं रखा होगा ना, वो भी आपको ड्यूरिंग रन याद आ जाएगा कि क्या था। बहुत सारी स्ट्रेटेजी या ऐसी चीजें जो आपको करने का समय नहीं मिलता या सोचने का समय नहीं मिलता, आप ड्यूरिंग रन उसको सोच सकते हो। ऐसे टाइम जब आप रन कर रहे हो तो बहुत लंबा रन कर रहे हो, मैं एक स्पेशल फॉर्मेट में रन करता हूँ जिसको कहते हैं बैकयार्ड अल्ट्रा, लास्ट मैन स्टैंड। अब आप समझ सकते हो लास्ट मैन स्टैंड है तो कोई डेफिनेट फिनिश लाइन हो ही नहीं सकती है। सभी चीजों के लिए आप एक माइंडसेट क्रिएट कर सकते हो कि आपको कैसे करना है। अब आपको पता है कि आपको 7 या 5 घंटे यहाँ पे आईआईटी का जॉब करना है, तो आपको कैसे करना है, 7 घंटे के बाद कुछ नहीं करना है। बट अब आपको पता है कि लास्ट मैन स्टैंड आपको आखिरी तक बोलना है, तो आपको क्या माइंडसेट होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो स्ट्रेटजीज डिजाइन करनी पड़ेंगी उसके अकॉर्डिंग। लगभग कितने घंटे तक? अप्रॉक्सीमेटली
2-3 2-3 days. Yeah. 2-3 hours. Okay. 2-3 hours. Yeah. I'll do it for 72 hours strategy. Wow. मतलब उसमें ना सोना है, ना आपको रुकना है, और जितने रनर्स भाग रहे हैं उनसे ज़्यादा मोरली हाँ। खुद को स्ट्रांग बना कर रखना है। तो मैंने 2020 में फर्स्ट एडिशन लास्टमैन स्टैंड में पार्टिसिपेट किया। वो एक ऐसा इवेंट था जिसकी कोई डेफिनेट फिनिश लाइन नहीं है। हाँ। हम बाकी जो रेसेस भागते हैं उसमें हमें पता होता है कि हाँ, 12 घंटे दौड़ना हाँ। है, 24 घंटे दौड़ना है। रनिंग इतना आसान नहीं है 12 घंटे या हाँ, 24 घंटे दौड़ना, बट obviously। मैं एक बार प्लानिंग की कि मैं टुवर्ड 72 आवर्स रन करूँगा। अब वो रन का फॉर्मेट ऐसा था कि आपको हर घंटे 7 किलोमीटर रन करना है, हर 24 आवर्स में 100 माइल्स, और हर 48 आवर्स में 200 माइल्स, मतलब 322 किलोमीटर। तो मैंने प्लान किया कि मैं कैसे रन हाँ। करूँगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट 24 आवर्स सिर्फ सर्वाइव करूँगा, हाँ। इजी रन कर लूँगा सबके साथ। अब आफ्टर 24 आवर्स मेरा एक इजी माइंडसेट था, मैं जिन के साथ भागूंगा हर एक पर्सन के साथ एक लूँ, तब तक मेरे और 6 घंटे निकल जाएंगे। हाँ। फिर मैंने सोचा था कि जितने लोगों ने बोला था कि रनिंग से कुछ नहीं होता है, कि आप रनिंग के साथ कुछ हाँ। नहीं कर पाओगे, तो हर एक इंसान की बातों पर हर एक लूँ। जैसे कि आपकी जो क्या होता है ना, कि जो आपकी लैक पुल करते हैं, हाँ। सिर्फ उनको बताने के या उनको जताने के लिए कि हाँ। हम आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कर सकते हैं, हाँ। उसी में आप ज्यादा कर जाते और हैं। कहीं ना कहीं वो भी आपको मोटिवेट करते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ निंदक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास जब तक आपको डिमोरल करने वाले लोग नहीं होंगे ना, जी। तो आप खुद को मोटिवेट ही नहीं कर पाओगे। आपको मोटिवेशन की जरूरत होगी, दूसरों की वीडियो सुन के आप कुछ करोगे। बट आपके पास जब आपके लैक पुलर्स होंगे ना, तो आप उनको दिखाने के चक्कर में ही बहुत ज्यादा चीजें कर लेंगे। तो मैंने उस समय 39 आवर्स रन किया था, 262 किलोमीटर, वर्ल्ड यंगेस्ट लास्टमैन स्टैंड विनर एंड फिनिशर। मैंने 19 की एज में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई कर लिया था। That's so amazing. 2021 में उसका वर्ल्ड चैंपियनशिप था, उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया ड्यू टू कोविड। फिर मैंने 21 में वापस एक रन हुआ, तो मैंने 41 आवर्स रन किया, 272 किलोमीटर। That's so nice. तो आपके अचीवमेंट्स तो बहुत सारे हैं, आप अपने अचीवमेंट्स डेफिनेटली बताएंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर हम बात करेंगे कार्तिक से और भी काफी सारी चीजों के बारे में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बिल्कुल बने रहिए इसी शो पर, मेरे यानी फलक के साथ ओनली ऑन 91.2 FM रेडियो अफ्सा, जो कहे दिल की बात। Want to listen something interesting? Then listen to Radio Ipsa 91.2 FM. जो कहे दिल की बात। हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर लिसनर्स ऑन द शो। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है कार्तिक, जिनसे बहुत सारी बातचीत हो रही है। कार्तिक बहुत सारे मैराथन रन कर चुके हैं और उन्हें बहुत सारे अचीवमेंट्स भी मिले हैं। तो चलिए अब आगे उनसे मैं बहुत सारी चीज़ें पूछने वाली हूँ जो आपको भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी। तो कार्तिक, एक चीज़ है ना कि जब हम ट्रेन कर रहे होते हैं, मतलब ऑब्वियसली किसी भी चीज़ में अगर ट्रेनिंग देखें, तो अगर स्पेसिफिकली हम मैराथन की बात करें तो जब आप खुद को ट्रेन करते हैं तो क्या क्या थॉट्स आपके माइंड में आते हैं? हम सबसे पहले तो क्या नया किया जाए, हाँ। क्योंकि इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। अभी भी मैं देखता हूँ इंडिया में बहुत सारे कोचेज हैं, हाँ। किसी का इसका जल्दी नाम नहीं लेना चाहता, बट ऐसे बहुत सारे कोचेज हैं जो 19वीं सेंचुरी का वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो करते हैं, हाँ। किसी को समझाते हैं। बट अब आज की जो जनरेशन है, हम वर्ल्ड वाइड अगर हम खुद को कंपेयर करें स्पोर्ट्स के रिगार्ड्स में, तो हम वर्ल्ड से 35 ईयर्स बैक है। अगर हमें ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है मैराथन में, तो हमको 35 ईयर्स लग जाएंगे उस टाइम को कवर करने में। तो मैं सोचता हूँ कि आपको सबसे पहले कुछ नया करना चाहिए, मतलब जो जिसमें आपको टाइम कम लगे और आप सक्सेस जल्दी पाएंगे। देन हमारी गलतियाँ क्या क्या है, आपको हर दिन अपनी एक गलती के ऊपर वर्क करना चाहिए, ये सबसे जरूरी होता है। और मैं हर दिन अपने प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में या प्रैक्टिस के बाद 2 नई चीज़ों के ऊपर स्टडी करता हूँ। जैसे अगर मैं ड्यूरिंग रन 42 किलोमीटर्स पे अगर लेमन जूस पीता हूँ, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि मैम वो ज़रूरी है कि आपकी रनिंग कैसी होगी। आपको आज को लेकर नहीं चलना है, आपको अगले 10 साल का विजन लेके चलना है। और क्या होता है, आप जब अपनी जर्नी में चल रहे होते हैं ना, तो जर्नी इंटरेस्टिंग होती है, बट उसमें बहुत सारे फेसेस ऐसे होते हैं जब आप उसमें बोर होना है, आपको इंटरेस्ट नहीं आता, आप सोचते हो क्या कर रहा हूँ मैं। तो उस जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको छोटे छोटे गोल्स सेट करने चाहिए। जैसे कि आप मंथली गोल सेट कर लो कि मेरे को, जैसे आज मैंने इस मंथ में 1100 किलोमीटर्स रन किया, तो आप नेक्स्ट मंथ 1120 किलोमीटर्स रन करो। उस टारगेट को या उस 1120 किलोमीटर्स को रन करने में आपने 1000 घंटे प्रैक्टिस करी है पूरे 4 सालों में, कि आप मैराथन 3 घंटे में रन करोगे। तो अगले साल जब तक आएगा तब तक आप उसको और फास्टेस्ट रन कर पाओ। ऐसे छोटी छोटी जब आप गोल बना लोगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। देन आप ये ढूंढो कि आपके आसपास कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं।
आप उनसे कॉम्पिटिट ना करके खुद से कॉम्पिटिट करना, बस उसी टाइमिंग को लेकर। पर आपको उसकी नजर रखनी चाहिए कि आपके हाँ। साथ साथ कौन कौन चल रहा है, क्योंकि आपको जब आगे बढ़ना होता है ना, तो आपके पास लैग पुलर बहुत सारे होते हैं, मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं होता। True. मैम जब मैं रन करता हूँ, एक ये फर्स्ट चीज थी। सेकंड चीज, फाइनेंस कैसे मैनेज होगा। हाँ। सबसे बड़ी चीज होती है आपको फाइनेंस मैनेज करना। रनिंग एक एक्सपेंसिव गेम है, मैंने स्टार्ट में बोला था। हाँ। कोई रनिंग स्टार्ट करता है तो उससे सिर्फ एक ही चीज पता होती है, रनिंग शू, शॉर्ट्स एंड टी शर्ट हाँ। की जरूरत पड़ेगी। बट मैम रनिंग योगिक नीति से देखी ली जाए, साइंटिफिक रिसर्च के साथ देख ली जाए, फिजिकली देख ली जाए, मेंटली देख ली जाए, बहुत टफ है। सभी चीज़ों की हद से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि फाइनेंस, 24 से 25,000 रुपये पर मंथ का शूज़ रिक्वायर्ड होता है, एक मिडिल क्लास के लिए बहुत टफ है। देन 15 to 16,000 पर मंथ का न्यूट्रिशन, देन 10 to 18,000 पर मंथ ट्रेनिंग एक्सपेंसेस होते हैं। लगभग इतना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। मैंने आपको बताया था मेरे पापा चाय की दुकान चलाते हैं, जिसको हम चलाते भी उसमें रहते भी हैं। मैम वो टफ होता है कि एक फैमिली एक जो चाय के रेस्टोरेंट चला रहे हैं उसमें से 50-60,000 पैसा निकाल सके। तो 2019 तक मैंने खुद से ट्रेन किया। 19 तक जैसा जैसे जिस रेस में पार्टिसिपेट कर पाता था तो ठीक है, नहीं कर पाया तो की बात। 19 में जब 20 लगा तब मेरे को एक स्पॉन्सर मिले पार्किंग के लिए। उन्होंने मुझे बोला कि तुम कोई सी भी रन करो, हम तुम्हें उसका एक्सपेंस देंगे, मतलब वहाँ पे आना जाना खाना पीना। 2021 तक चलता रहा। 21 में पापा को मेजर हार्ट अटैक आया और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तब मेरी थोड़ी सर्चिंग और बढ़ गई। मैं ढूंढने लगा कि और कौन सपोर्ट कर सकता है जो हमारी रन को और मेरे माइंडसेट को और फ्री कर दे, कि मुझे सिर्फ रन करना है और बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। तब मुझे मिला अलायंस वैकेशन, वर्षा पांडे मैम है, वो मुझे शू के लिए सपोर्ट करते हैं। मैम जो मेरे कुछ बड़े बड़े एक्सपेंस थे वहाँ से दूर हट गए, मेरा माइंड और रनिंग के तरफ बढ़ गया कि मुझे कैसे प्रैक्टिस करना है। मैं बताता हूँ कि मेरा एक दिन में लगभग 8 से 10 घंटे तक प्रैक्टिस मिलता है। मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, 4 बजे तक शिशुगंज पहुँचता हूँ, 4:30 बजे मैं स्विम करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, 7 बजे वहाँ से फ्री होता हूँ, 7:45 बजे तक अपने घर आता हूँ। मेरे घर से 18 किलोमीटर है शिशुगंज, मुझे गाड़ी से जाना होता है, वहाँ से आता हूँ। 8:15 से मैं अपना रन स्टार्ट करता हूँ। मैं एक दिन में 2 से 3 सेशन में प्रैक्टिस करता हूँ रनिंग। जब 8:15 से मेरा रनिंग स्टार्ट होता है तो लगभग 10 बजे 18 से 20 किलोमीटर खत्म होता है। वो खत्म होने के बाद मेरे को बस घर आके ब्रेकफास्ट करके नहाकर अपने कॉलेज जाना होता है। मैं रहना चाहिए यूनिवर्सिटी में स्टडी करता हूँ, वहाँ से फ्री होता हूँ 2:30 बजे तक। उसके बाद जिम करता हूँ, कॉलेज में ही जिम है, तो मैं उस टाइम का यूटिलाइज करने के लिए कॉलेज में जिम कर लेता हूँ। 4 बजे फ्री होता हूँ, 4:30 बजे वहाँ से 4 सवा 4 बजे निकल के 5 बजे के पहले घर आता हूँ। 1 घंटा रेस्टिंग के लिए मिलता है अच्छे से। उस रेस्ट को करने के बाद फिर 6 बजे रन करने जाना है, क्योंकि आपकी लाइफ फिक्स है कि आपको करना ही खुद के लिए। आपको खुद के लिए तो ना करते हुए और दूसरों के लिए करना है जिसने आपसे एक्सपेक्ट किया। मैम 6 बजे जब मेरी रन स्टार्ट होती है, जब तक उसको फिनिश करती है 8 साढ़े 8 बज जाती है। वहाँ से उस रन को ख़त्म करके घर आने के बाद कुछ खाया और फिर एक ऑनलाइन सेशन होता है अमेरिकन एक्सरसाइज काउंसिल का, उसको रेगुलरली अटेंड करना होता है, क्योंकि आपको कुछ नया सीखना है तो अपना सारा टाइम अच्छे से यूटिलाइज करना होता है। जब तक फिर 10 बज जाती है, 10 घंटे के बाद सिर्फ 1 घंटा पर्सनल टाइम मिलता है कि आप खुद के बारे में कुछ सोच सको, अपने दोस्तों से बात कर सको। मैंने सिलेक्टेड 2 या 3 दोस्त हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आपको एक परफेक्ट टाइम देना चाहिए। अगर आपके पास कोई है तो नहीं टाइम होना चाहिए। जब ज़्यादा भीड़ होगी तो आपके पास ज़्यादा टाइम होगा नहीं देने के लिए, तो आप नहीं दे पाओगे। तो बस ये टाइम रहता है। फिर आपके पास गिनती के 4 से 5 घंटे सोने के लिए। मैं कहता हूँ सोना ज़रूरी है, बट मेरे को इंसोमेनिया करके एक डिसीज होती है, वो है। तो मैंने सोचा कि आप उस नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में क्यों ना बदल दो। तो मैंने अल्ट्रा एंड्योरेंस रनिंग को स्टार्ट कि जब मैं कम सो पाता हूँ तो मैं उसी चीज़ को स्टार्ट कर लेता हूँ ना। मैं 1 घंटा भी सो जाऊँ तो मेरे लिए एक सफिशिएंट टाइमिंग हो जाता है कि हाँ, मैं पूरा दिन के हिसाब से मेरे पास एनर्जी वापस बैकअप हो गई। तो मैं वही करता हूँ, मैं 4 से 5 घंटे सोता हूँ। तो जब रेसेस आती है, बड़ी बड़ी रेसेस, तब 3 घंटे सोने के लिए मिलते हैं पूरे दिन में। और देन प्रैक्टिस सेशन वही है कि आपको 30 to 35 किलोमीटर रन करना है, 2.5 किलोमीटर स्विम करना है, देन जिम करना है, देन फिर पूरा डे क्लोज। वाओ, तो बहुत ही अमेजिंग है आपकी जर्नी और किस तरह से आप सारी चीज़ें करते हैं। पर कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को करने का डेडिकेशन हो, लगन हो, तो फिर इंसान उस चीज़ को कर भी लेता है और सारी ऑब्स्टेकल्स को भी वो क्रॉस करके और आगे बढ़ता रहता है। बिल्कुल ऐसी ही कुछ आपकी भी जर्नी रही है। और भी बातचीत यहाँ पर मैं करूँगी कार्तिक के साथ, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के उस पार भी बने रही इसी शो पर मेरे यानी फलक के साथ, only on 91.2 FM रेडियो अप्सा, जो कहे दिल की बात। Stay tuned to Radio Ipsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। हेलो
आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम रेडियो अब्सा जो कहे दिल की बात। मेरे यानी फलक के साथ यहाँ पर मौजूद है कार्तिक, जो कि मैराथन रनर है और इनसे बहुत सारी बातचीत यहाँ पर हो रही है। तो कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वो चीज़ आपको चेंज भी करती है। तो कार्तिक, जैसे कि आपकी जो पूरी जर्नी रही और आप इतना लॉन्ग डिस्टेंस की मैराथन रन करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आते होंगे, फिजिकल के साथ साथ मेंटल चैलेंजेस भी होते होंगे। तो किस तरह से आप इन चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? मैम सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि जो मेंटल चैलेंजेस होते हैं उसको दूर करने के लिए आपके पास एक फैमिली होनी चाहिए, हाँ। जो आपको पूरा सपोर्ट करे। ट्रू। क्या होता है ना, जब आप दुनिया से आप लड़ रहे होते हैं, या जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं, हमारी फाइट खुद से तो पार में होती है, आप पहले दुनिया से लड़ रहे होते हैं। ट्रू। कि आपको उनको आंसर करना है, उसी डर में बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं करते। हाँ। वो अभी जो चल रहा है ना जनरेशन गैप, यार आज की तारीख में बच्चे इतने अंदर ही अंदर रहने लग गए हैं कि वो दुनिया से लड़ना ही नहीं चाहते। उनको बता भी नहीं सकते कि वो क्या कर सकते हैं या उनकी कैपेबिलिटी कितनी है। तो मैं हमेशा एक चीज़ करता हूँ कि जब मैं कुछ भी करने चाहता हूँ तो मेरी हमेशा एक्सपेक्टेशन जीरो नाइस। जीरो से स्टार्ट करो। हाँ। तो ना डर गिरने का डर होगा, ना बैकफॉल जाने का डर होगा, हाँ। ना जीतने की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी। जो करेंगे वो आपका बेस्ट होगा। हाँ। तो हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए आप कहीं भी जाइए और जीरो से स्टार्ट कीजिए, तो हारने का डर नहीं होगा। और मेंटल स्टेबिलिटी के लिए मैम मैं मेडिटेशन करता हूँ। देन मुझ में एक चीज़ है, मैं खुद को हमेशा बेस्ट समझने की कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी करूँगा अपना बेस्ट करूँगा। हाँ। ना जीतने की खुशी भी नहीं होती मैम, मैं जो भी अचीवमेंट अचीव करता हूँ या कोई भी रन को जीतता हूँ, 24 घंटे में उसकी खुशी को भूलना है मुझे। सिर्फ उस अचीवमेंट का एक्सपीरियंस मेरे पास होना चाहिए, उसका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा ना कि अब मेरे को कोई डर ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में कि मैं आज क्या कर रहा हूँ, कल क्या करूँगा। बस मेरे पास एक एम है, माउंट एवरेस्ट जिससे भी बड़ा, कि मुझे इतना बड़ा करना है, इतना बड़ा कुछ करना है। और मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए मैं अपनी फैमिली, मेरी सबसे बड़ी चीज़ है, मैं मेरी दादी को हमेशा अपना सबको समझता हूँ। उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है मुझसे कि मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, कहाँ जाऊँगा, या उनको है ना बहुत सारी डिसीज है, उनकी एज भी ज़्यादा है। तो वो जब मेरा रन चल रहा होता है ना, तो उनको मेरी ज़्यादा टेंशन होती है, उससे ज़्यादा। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि उनके लिए मैं कुछ ना कुछ करूँगा। तो मैं सोचता हूँ कि आपके पास ज़िंदगी में एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसकी खुशी और उसके दुख से आपको ज़्यादा इम्पैक्ट, आपके अच्छे करने से वो ज़्यादा खुश हो, आपके कुछ कम या ज़्यादा करने से उनको इम्पैक्ट होना चाहिए। तो वो मेरे लिए मेरी दादी। मैं सोचता हूँ कि आपके पास हर बार एक इंसान ज़रूर होना चाहिए जिससे आप अपनी सारी बातें बोल दो। तो वो मेरे लिए मेरी दादी है। तो उनको प्रूव करने के लिए, उनको खुश करने के लिए मैं और ज़्यादा कुछ कर लेता हूँ। रनिंग मैं बोलता हूँ जितनी फिजिकली टफ, कहीं ज़्यादा मेंटली टफ, और उससे कहीं गुना ज़्यादा इमोशनली टफ। मैम इमोशनली इसलिए टफ है क्योंकि जब आप सोच लेते हैं ना कि मैं हार गया, तो आपको दुनिया की कोई सी भी ताकत नहीं जिता सकती। एक बार माइंड में वो चीज आ जाती है। एग्जैक्टली। आपको उठाकर भी मैं दौड़ाऊंगा या आपको गाड़ी में बिठा के भी भेज देंगे ना, तो आप उसमें भी थकने लगोगे बैठकर। तो मैं जब भी रन करता हूँ ना, मेरे बहुत बार नेल्स निकल जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, पैर के नीचे की स्किन निकल जाती है। मतलब पैर के नीचे की स्किन निकल जाना, आपका सब कुछ जीरो हो जाता है उस समय। मैं क्या करता हूँ, उस पर बिल्कुल टाइटली टेप रैप करता हूँ। देन वही जीरो से आपका स्टार्ट करना है। भागना तो है, क्योंकि जब आप आधे से ज़्यादा सफर तय कर चुके होते हो ना, तो फिर पीछे मुड़ने का कोई जरिया ही नहीं बचता। हजारों, नहीं तो मैं बोलता हूँ लाखों लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे रनिंग कम्युनिटी के ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जिनको लगता है कि हाँ अगर आज मैं कुछ नया करूँगा तो कल के लोग उसको और देख के नया करेंगे। जब मैंने 2017 में अल्ट्रा रनिंग जर्नी स्टार्ट की थी, तब इंदौर के बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता था कि इतना रन करना अच्छा नहीं होता ह्यूमन नेचर से, या उनके नीज खराब हो सकते हैं। बट मैम मैं जनरेशन के साथ चेंज करते गया, टाइम के साथ खुद को भी बदलते गया और सारे साइंटिफिक एनालाइजेशन भी करता रहा, क्योंकि ज़रूरी है कि आपको हर कुछ चीज़ें आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया था ना, लोग बोलते हैं रोड पे दौड़ने से पैर खराब होते, तो मैम जब 19th सेंचुरी में जब लोग रन करते थे ना, वो रबर शूज होते थे। आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे नए शूज आते हैं जो कार्बन प्लेटेड होते हैं, नाइट्रोजन प्लेटेड होते हैं, डीएनएल ऑफ शूज होते हैं, जो आपको रोड पे क्या आप कहीं पे भी दौड़ो आपको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मैम मैं ट्रेनिंग -18 डिग्री सेल्सियस से +55 डिग्री सेल्सियस तक भी रन कर चुका हूँ। तो क्या होता है ना, मेरा एक माइंडसेट वहाँ बन चुका है कि मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद के लिए सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। और सेटिस्फेक्शन उसका कि आपने अभी जो करा है वो ठीक करा है या नहीं। ये चीज का सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं खुश हूँ, क्योंकि जब आपका सेटिस्फेक्शन आ जाएगा या सेटिस्फेक्शन वर्ड आपकी लाइफ में जब होगा, तो आप कुछ नया करने की आस ही नहीं होगी आपको।
तो कहते हैं ना कि अभावों में से भाव ढूंढना पड़ता है। जो मुश्किल में से पॉजिटिव, जब नेगेटिव सिचुएशन में से पॉजिटिव आप निकाल लाओगे ना, तो दुनिया में आपको हराने वाले भी 1 करोड़ में से सिर्फ एक बच्चा बचेगा। क्योंकि जो और लाइफ में फेलियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप फेल नहीं होंगे, कहता हूँ कि पेरेंट्स को, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मेरे दोस्त के पेरेंट्स, मैं उनको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को जो करना चाहते हैं ना वो करने दीजिए। क्योंकि जब तक वो खुद से हारेंगे नहीं, या जब तक हारेंगे नहीं, तब तक उनको हार का दर्द पता नहीं चलेगा, वो इमोशंस पता नहीं चलेंगे कि मेरी इतनी मेहनत के बाद क्या वाला। और जब इंसान एक बार हारता है ना, जीतने के 10 नए रास्ते पता करता है। और जब एक बार हार के, या कोई एक बार जब जीत जाता है ना, तो उसको क्या होता है ना कि वो वही रास्ता क्लोज करके आगे वाली क्लास में चले जाते हैं। जब आप 11th पास आउट हो जाओगे तो 12th में चले जाओगे, बट जब आप 11th फेल हो जाओगे ना, तो आप 10 नए रास्ते ढूंढोगे, या वो 10 फॉल्ट ढूंढोगे कि आप कहाँ पे वीक, ताकि आपको वीकनेस को अपनी स्ट्रॉन्ग जोन बनानी चाहिए, आपकी फाउंडेशन वो होनी चाहिए। और आप फिजिकली की बात कर रहे थे कि जब हम फिजिकली कैसे कमजोर होते हैं या क्या चैलेंजेस होते हैं, मैम हम कितना भी अच्छा प्रिपेयर कर लें, बट जब चैलेंजेस आपके सामने बड़े होते हैं ना, तो आप बहुत बार खुद से थकने लगते हैं। जैसे कि जब हम रन कर रहे होते हैं ना, 50-100 किलोमीटर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 किलोमीटर के बाद हमारे शूज भी गर्म हो जाते हैं। हर 3-4 घंटे में हमारे शूज भी गर्म हो जाते हैं, उसमें नील्स भी निकल जाते हैं, आपको ब्लिस्टर्स भी होते हैं, आपके मसल्स क्रैम्प्स होते हैं, आपको मसल इशू होते हैं, लैक्टिक इश्यूज होते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा टेक्निकल है। जैसे कि आपके कैडेंस रेट क्या है, आपका बीपीएम, एचआरसी मतलब हार्ट रेट पर मिनट, अभी तक का मेरा मैक्सिमम एचआरसी 232 रहा है। मतलब इतने में आपको कोई भी डॉक्टर मेजर हार्ट अटैक के लिए एडमिट कर लेगा। और जो रेस्टिंग एचआर रहा है वो 29 रहा है, मतलब 29 ब्लड प्रेशर पर मिनट। हम इतना कम और इतना हाई को एक साथ मैनेज करना और इनको डील करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इन सब चीजों के साथ साथ आपको लगता है कि जब आप रोड पर दौड़ रहे होते हो ना, और जब वो रोड सीधी होती है और आप अकेले होते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक जंग लड़ रहे हो, जिसमें आपको अकेले चलना है, फिर आपके पीछे सब चलेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ नहीं होता। एक रेस है बैकयार्ड अल्ट्रा, उसमें आप गाने भी नहीं सुन सकते, कोई एंटरटेनमेंट नहीं। आप जंगल में दौड़ रहे हो, सबसे ज्यादा बोरिंग होता है कि आपके पास कोई ना हो, है ना। और उस समय खुद को मेंटली स्टेबल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उस समय आपको आपका बॉडी का छोटे से छोटा पेन भी उतना लगता है कि जितना आपने आपका पैर काट दिया किसी, क्योंकि आप जब जंगल में दौड़ रहे हो आपको रात के समय कुछ नहीं दिखता है, जहाँ पे हेडलैम्प का उजाला है वही दिखता है, बिल्कुल डार्क है। तो आप तेज दौड़ने के बावजूद भी आप पूरे अपना पोटेंशियल लगाते, फिर भी आपकी स्पीड स्लो होती है। और सबसे बड़ा फॉल्ट बताओ हमारी एक रनिंग कम्युनिटी का, हम क्या करते हैं, हम जब ट्रेल्स पे दौड़ रहे होते हैं तो एक कहीं कहीं थोड़े डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। जैसे रात के समय आपको इल्यूजन्स दिखते हैं, तो आप उसकी वजह से अपनी स्पीड स्लो कर लेते हैं। आप दो वे कट रहे होते हैं, 2 रास्ते जा रहे होते हैं, एक वे पे एक जो मार्किंग होती है वो परफेक्ट नहीं होती है, तो हम थोड़ा सा डिफरेंट साइड चले जाते हैं। अब वहां पर आधा किलोमीटर भी डिफरेंट साइड जाना मतलब आपका 10 से 15 मिनट खराब हो जाना, और वो आधा किलोमीटर में हम बिल्कुल इंक्लाइन या डिक्लाइन होता है हमेशा। 7000 मीटर की हाइट पे जब आप आधा किलोमीटर कहीं रॉन्ग वे साइड चले जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार क्या ही कर लिया, अब मैं कैसे पूरा करूंगा इसको। वो सबसे बड़ा मोरल फटिक होता है इंसान के लिए, यार कैसे होगा। उस समय हमें खुद को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ना हमारी बैक चीजें सोचनी चाहिए थी, और इतना बड़ा सफर हमने कैसे जज किया। जैसे कि मेरे पापा हर कुछ बोलते नहीं हमेशा, बट उनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा होती है कि कार्तिक ने अभी इतना किया है। जैसे मैंने 200 किलोमीटर जब फर्स्ट टाइम रन किया था, तो 24 घंटे में 200 किलोमीटर किया, तो मैम वो मेरी फैमिली के लिए एक शॉकिंग चीज थी। कोई 19 या 20 साल का लड़का उठ के 200 किलोमीटर दौड़ रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम रन किया था मैराथन में, तो पापा को बोला था 21 किलोमीटर दौड़ना, एक हाफ मैराथन। तो पापा बोलते पता है 21 किलोमीटर कितना होता है ना। अब मैं किसी को उठा के बोल देता हूँ ना कि मैंने 270 किलोमीटर रन किया, तो उसके लिए सिर्फ 3 डिजिट्स है वो हुआ। या फिर किसी ने कभी रन किया होता है ना 5 या 6 किलोमीटर भी, तो उसके लिए वो चीज होती है कि हाँ इतना बड़ा डिस्टेंस कैसे रन किया जा सकता है। तो बस ये कुछ चीजें होती है जिससे हमें खुद से जीतना पड़ता है। देखो क्या होता है, जब दुनिया से आप दुनिया को अलग हटा देते हो ना, जब खुद से जीतने लगते हो या खुद को चैलेंज करने लगते हो ना, तो आप एक नया बेंचमार्क क्रिएट करते हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे भी अपने जो चैलेंजेस है हम उसको मेंटली कैसे ओवरकम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कार्तिक, आपने इतनी यंग एज में इतने सारे अचीवमेंट्स किए हैं, डेफिनेटली आपसे और भी बातचीत करूंगी मैं, पर अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपके लिए लेकर आऊंगी कुछ और भी बातचीत कार्तिक के साथ। सो स्टे ट्यून्ड टू 91.2 FM रेडियो उत्साह, जो कहे दिल की बात।
Stay tuned to Radio Ipsa 91.2 FM जो कहे दिल की बात। हेलो एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम रेडियो इप्सा जो कही दिल की बात। मेरे यानी फलक के साथ यहाँ पर है कार्तिक, जो कि बहुत ही यंगेस्ट एज में इतनी सारी चीज़ें अचीव कर चुके हैं और उसके साथ साथ बहुत ही अमेजिंग लाइफ लेसन्स भी वो यहाँ पर दे रहे हैं। तो अभी वो बस 20 इयर्स के हैं, बट स्टिल उन्होंने बहुत सारे मैराथन रन किए हैं। इसके साथ साथ उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उसकी लिस्ट तो बहुत ही ज़्यादा लंबी है। तो चलिए कार्तिक, यहाँ पर आप मुझे एक और चीज़ बताइए, वो ये है कि आखिर क्या वो फीलिंग लगती है आपको कि किस तरह से जब आप मैराथन में क्रॉस लाइन को क्रॉस करते हैं तो आपको कैसा फील होता है? हम ये दो टाइप के फीलिंग्स हैं। या जब आप अपना बेस्ट परफॉर्म करते जी हैं और एक होता है जब आप अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते, बट फिनिश टाइम को आप जीत कर भी फिनिश करें। तो मैं बता दूं, सबसे पहले जब मैं जीत कर बट विदाउट सेटिस्फैक्शन, मतलब मैंने अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं किया, तो बिल्कुल पोलाइट होता है, बिल्कुल शांति से जाना है, आपको फिनिश कर देना है। क्योंकि मैम मैं बोलता हूँ कि पूरा जो रास्ता होता है ना वो टफ नहीं होता है, बट फिनिश लाइन और उसके बीच का 10 किलोमीटर सबसे टफ रास्ता होता है। कि हाँ, आपको लगता है कि आप हर 1 किलोमीटर 1000 किलोमीटर के बराबर होता है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा टफ पैच होता है कि आपको मेंटली आप बहुत ज्यादा वीक हो जाते हो भागते वक्त। बट जब मैं फिनिश करता हूँ तो मुझे लगता है यार क्या ही किया यार, मैंने इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं किया। सेकंड थिंग होती है जब अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहा होता हूँ, मैं बेस्ट परफॉर्म करते करते मैं थक रहा होता हूँ यार, मेरे को लगता है कि यार मैं थोड़ा थक गया हूँ, कैसे करूँगा यार, मैं अपना बेस्ट तो दे रहा हूँ अभी तक। तो मेरे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरी फैमिली, मेरे वेल विशर्स फिनिश लाइन पे हमेशा मेरा वेट करें। और मेरे को लगता है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत थक रहा हूँ तो मैं हमेशा अपनी फैमिली को एक्सपेक्ट करता हूँ उस फिनिश लाइन। और हमेशा अपना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव स्प्लिट्स होती है मैम। जैसे कि अगर मैंने अपना फर्स्ट किलोमीटर 5 मिनट्स में रन किया, तो अगर मैं हमारा 100 किलोमीटर भी रन करा तो लास्ट किलोमीटर 3 मिनट के आसपास होगा। और नेगेटिव स्प्लिट्स मतलब एक स्टेयर वाइज होता है वो डिस्टेंस, तो उसको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। और जब वो पूरा फिनिश होता है ना, तो मेरे पास एक फीलिंग होती है कि आज जो किया वो बेटर था, कल इससे अच्छा कैसे करेंगे, क्योंकि मैं अभी दौड़ते हुए थक गया। तो मेरे पास प्लानिंग होती है उस फिनिश लाइन की तरफ बढ़ते वक्त कि मेरे को कल कैसे करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं हर 24 घंटे में अपना अचीवमेंट भूल जाता हूँ, सिर्फ एक्सपीरियंस साथ होता है। अभी मैंने रिसेंटली महाबलेश्वर इंडिया मैराथन रन किया था 90 किलोमीटर 9 घंटे 47 मिनट। तो मेरे पास एक चीज़ थी कि वहाँ पर जाकर मैंने सीखा कि कितना स्टीप है। मेरे को हमेशा से पता है अप हिल रन करना, मतलब ऊपर के साइड दौड़ना मेरा पॉजिटिव व्यू है, और जब मैं डाउन हिल रन करता हूँ मेरा नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसमें मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो उसको सीख रहा हूँ। तो मैंने ये चीज़ देखी कि मैं जब फिनिश करता हूँ तो वो तो स्ट्रॉन्ग है, बट वो जो बीच का पैच है नेगेटिव स्प्लिट्स के लिए, जहाँ पे मैं अपना कंटिन्यूस कर रहा हूँ वहाँ पे जाके रुक रहा हूँ, तो उसको पास करता हूँ। तो मैंने अपना बेस्ट परफॉर्म किया था, बट वो मेरे लिए इतना हैप्पीनेस के साथ नहीं था और मैं थका भी नहीं था, क्योंकि मैं इससे पहले इससे बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कर चुका था। तो ठीक है मैम, वो दो तरीके की फीलिंग्स है मेरे पास। जब मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करता हूँ तो भी नेगेटिव ढूंढता हूँ, और जब सेटिस्फेक्शन के साथ परफॉर्म नहीं कर पाता तब भी मेरे पास एक नेगेटिव सिचुएशन होती है, बट मैं नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए और ज़्यादा प्रिपेयर करता हूँ। तो इस तरह से ये बात तो है कि कैसे आपको जो पुराने चैलेंजेस आते हैं उनसे ये आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हो, फिर नेक्स्ट टाइम देखते हो कि किस तरह से और बेटर परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा आपने इतने सारे मैराथन दौड़े हैं, तो ऐसा रहा होगा ना कि एक कोई मैराथन तो होगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहा होगा, और ऐसा क्या था जो उस रन को इतना ज़्यादा स्पेशल बनाता है? मैंने 2021 में इंडिया बैकयार्ड इवेंट होता है, उसमें आपको आखिरी तक दौड़ना। उसमें इंडिया के बेस्ट एवर रनर जिन्होंने 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर भी दौड़ा हुआ है ना, और अंदर सच यंगर पर्सन की 19-20 साल का कोई लड़का खड़ा है, कौन एक्सपेक्ट करता है कि हमारे जितना एक्सपीरियंस रनर को भी हरा देगा। तो क्या होता है ना कि जब आपको लोग मेंटली फोर्स कर रहे होते हैं ना कि हाँ तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अरे अपन तो 100 घंटा दौड़ेंगे, क्या होता है ना कि फिजिकल वीकनेस के पहले मोरल वीकनेस किसी में क्रिएट कर दो ना, तो जीतता हुआ रनर भी हार जाता है। ऐसा होता है ना कि आप बहुत अच्छा स्टडी करते हो और मैं पहले ही आके बता दूं कि यार मैं तो इतना पढ़ता हूँ, मेरा तो अमेरिकन एक्सरसाइज काउंसिल में फर्स्ट आया था, मैं पूरा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया था, तो आप सोचोगे ना कि कैसा पढ़ता है यार, मेरे को और ज्यादा मेहनत करनी है। आप अच्छा करते हुए भी अपना बेस्ट एवर नहीं दे पाओगे। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ था उस रेस में, और मैं सबसे यंगर था, मेरे पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे, ज़्यादा मैन पावर नहीं था मेरे पास। मेरे फादर और एक फ्रेंड था जिनको ज़्यादा चीज़ें बनाना भी नहीं आती थी। उस रेस में आपको अपना सब कुछ खुद से ले जाना पड़ता है, मतलब एक फॉरेस्ट में आपको टेंट भी लगाना है, उसमें खाना भी आपको खुद को बनाना है, आपके क्रू मेंबर बनाते हैं, तो आपको खुद को बनाना है, आपको कंटिन्यूसली दौड़ना है।
और बाकी जो एथलीट्स हैं वो इतना सारे फैसिलिटीज़ के साथ वहाँ पे थे। तो जब 24 घंटे हुए तब लोगों को लगा कि हाँ, क्या ही दौड़ेगा, बस अब छोड़ देगा कुछ घंटों बाद। क्योंकि मैंने अपने पैर पे मैं सोचता हूँ कि प्रॉब्लम के पहले आपके पास प्रिकॉशन की तैयारी होना चाहिए, उसकी सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो उसके पहले सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मेरा नी पेन कर रहा था 4th आवर से ही, तो मैंने उसके ऊपर है ना कैनेस्टो टेप होता है वो लगाया था, जिससे एक जो शॉक एब्जॉर्बर होता है ना, जब हम रन करते हैं तो जितने भी शॉक होते हैं वो एब्जॉर्ब करता है, तो करने के लिए। तो मैंने 39 आवर्स तक मैंने प्लान किया था कि सबसे पहले मैं 39 आवर्स रन करूँगा, फिर मैंने उसके पहले 39 आवर्स नॉन स्टॉप रन किया था, वो मेरा माइंड सेट में था। और उसके बाद जब मैंने सोचा था कि मैं 39 आवर्स पूरा कर लूँगा, तब मैं 50 घंटे पूरा दौड़ूंगा। तो मेमोरेबल इसलिए है क्योंकि मेरे पापा ने मेरे को फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था। मेरे पापा ने मेरे को अभी तक सिर्फ 4 बार हक किया है। अभी कोई मैं 20 साल का हूँ और 4 बार उन्होंने मेरे को हक किया। और उस रेस में मैं 41 घंटे दौड़ने के बाद मैं इतना एक्टिव था कि मैं अगले 41 घंटे और दौड़ सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने क्वालिफाई किया था, वर्ल्ड यंगेस्ट एज में किया था, और आज तक इंडिया से 2 बार रो में कोई खड़ा था तो वो मैं था, जिसने सिर्फ 2 रेसेस में 500 किलोमीटर से भी ज्यादा रन किया, अप्रॉक्स 80 लूप्स इन डिफरेंट ऑफ 562 किलोमीटर, सिर्फ 2 रेसेस में। तो दैट्स सो अमेजिंग, इतने सारे अचीवमेंट्स हैं आपके, वो भी इतनी यंग एज में। और आप ना जो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो लाइफ लेसन दे रहे हैं ना, उससे डेफिनेटली सब लोग बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पर आपसे और भी बातचीत करूंगी, पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के उस पर आपके लिए लेकर आ रही हूँ कार्तिक के साथ और भी अमेजिंग बात है। तो सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। Stay tuned to Radio Ipsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। हेलो एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। तो यहाँ पर मेरे साथ हैं कार्तिक, जो कि एक यंग एज में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर चुके हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे मैराथन रन किए हैं। तो बातचीत उनके साथ ही चल रही है, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई है, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करे हैं। तो अभी मैंने ब्रेक से पहले पूछा था कि किस तरह से उनके मैराथन में अच्छे मोमेंट्स रहे हैं, कौन सी रेस उनके लिए बहुत मेमोरेबल थी। अब फिलहाल मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह से आपने फेलियर्स भी फेस करें और कैसे आपने जो डिफिकल्ट मोमेंट्स होते हैं वो भी मैराथन में देखे और किस तरह से उसे ओवरकम किया। और कहते हैं ना कि जो भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं वो हमें और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। क्या था कि एक रेस थी, वर्चुअल चैंपियनशिप जी फिक्स थी, जी तो उसमें मैं बहुत एक्टिव था, मतलब कुछ 1 साल से उस रेस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। और दैट से 21 घंटे या 22 घंटे दौड़ने के बाद मुझे स्टमक क्रैम्प आते हैं और मैं उस रेस में जी अपनी फैमिली मतलब छोड़ नहीं देता हूँ। इंडिया से सब DNF कर चुके होते हैं और मैं अकेला स्टैंड बाय में रन कर रहा था पिछले 2-3 घंटों से। तो क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा कुछ प्रिपेयर कर चुके होते हो, तो आप जब उस जगह रुकते हो ना, या फिर उस जगह आपका एक फेलियर होता है, तो आपको उससे बाहर आने में बहुत लंबा समय लग जाता है। और उससे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि आप अपनी फैमिली को कैसे जवाब दोगे। जी जी एक रेस थी जिसमें मुझे अपनी फैमिली को भी आंसर करना पड़ा था, वो एक इपेक्स वर्चुअल चैंपियनशिप। तो फैमिली वाले बोलते कि क्या ही किया तूने, 10 मिनट और रुकता तो क्रैम्प ठीक होते। तो बट जो प्रॉब्लम एथलीट फेस करता है उसे पता होता है कि उस समय क्या कर रहा है। मैम 3 महीने तक मैं हर एक इंसान को अपनी बात का क्लियरिफिकेशन दे रहा था। वो मेरे को हर दिन मोटिवेट नहीं करता था, बट मोरली थोड़ा वीक भी करता था कि हर रात आप सो नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं हर एक इंसान को कैसे प्रूव करूंगा कि मैं वही कार्तिक हूँ जिसने इसके पहले बहुत सारी चीजें की। क्या होता है, लोग 99 अच्छी चीजों को भूल कर एक बुरी चीज को हमेशा याद रखते हैं। तो मैम उस समय है ना, मैं 3 महीने तक सबके साथ सर्वाइव कर रहा था, इंक्लूडिंग माई फैमिली ऑल्सो, क्योंकि उनको लगता है ना कि यार उनकी एक एक्सपेक्टेशन थी जो उस समय पूरी नहीं हुई। लोग एक्सपेक्टेशन के बेस पे पूरी लाइफ जी लेते हैं। तो उस समय मेरे को बहुत लगा कि यार मैं कैसे करूँगा, खुद को कैसे करूँगा, कैसे कर पाऊँगा आगे। यार इस बार मैं सबको जवाब दे के थक चुका हूँ। जब ये सारी चीज़ें पूरी हो गई ना, तो 3 महीने 4-5 दिन बाद एक रेस थी, इसमें मैंने ना 46 आवर्स पकड़ा और फास्टेस्ट इंडियन था उस कोर्स पे। कोर्स रिकॉर्ड भी मेरा था, वो 42 डिग्री सेल्सियस गर्मी में रेस। तो मैम वो रन पूरा करने के बाद मेरे पास है ना एक चीज़ ज़रूर थी, जिस इंसान ने मेरे को है ना उस समय बिल्कुल छोड़ दिया था ना कि आपने ऐसा किया, आप कर नहीं पा रहे हो। सम ऑफ माय सपोर्टर्स आल्सो, उनका नाम नहीं लेना चाहता,
उस समय मैं ना जीरो सपोर्ट पे था। मतलब अब आना आगे कुछ है ना पीछे कुछ, आप एक ओपन एरिया में खड़े हो और आपको ही सब कुछ करना है। तब जब मेरा रन वो पूरा हुआ, मैंने एक चैंपियनशिप में क्वालिफाई किया, तो उन समय बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ अरे कोई बात नहीं, होता रहता है। तब मेरे को समझ में आया था कि आपको अपनी ज़िंदगी में कैसे परफॉर्म करना है, जी इससे कैसे जीतना है, और हर एक इंसान की बोली हुई बात पे कैसे रिएक्ट करना जी है। क्या होता है, आप समय के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जी मैम एक रेस थी सोलांग स्काई अल्ट्रा, 7,300 मीटर एलिवेशन, -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और हम रहते हैं इंदौर में, जी बिल्कुल फ्लैट हाँ। एरिया है, कुछ भी नहीं आगे पीछे। यहाँ पे ठंड भी 8 डिग्री पे तो स्कूलों की छुट्टी कर दी जाती है। तो मैंने उस रेस के लिए प्रिपेयर करने के लिए मैं नाइट में रन करता था। अब नाइट में क्या होता है ना कि आपको बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं, फिर उन सबको तो ठीक है, उन सबसे आपकी 10-12 दिन दौड़ने के बाद दोस्ती हो जाती है। जी उनको भी लगता है हाँ रोज आ रहा है, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद होता है कि आपको चैलेंजेस है कि वहाँ पे जो फालतू लोग घूम रहे हैं उनको आंसर करना है, या उनको ना बोलकर भी आगे जाना। जी और फिर बाद में होता है सबसे ज्यादा जो स्ट्रीट पुलिस होती है, जो हमारे पीछे होती है, उनको आंसर। तो जब मैं नाइट में दौड़ता था तो लोगों को लगता था क्या पागलपंती कर रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, जो पागल होता है ना वो 10 नए तरीके ढूंढता है कि वो दुनिया को कैसे साबित कर सके या प्रूव कर सके। तो वही कहता था कि अगर आपको कुछ नया करना है तो आपको कुछ नया ही करना पड़ेगा। अगर एक भेड़ चाल के हिस्से से या भेड़ झुंड से आगे जाना है ना, तो आपको कुछ ऐसा रास्ता निकालना होगा जो लोगों को देखने में बहुत मुश्किल लगता है, बट आप जी, कर सकते हो। जी खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर आप बोल रहे कि मैं बेसन से रोटी बना के बताऊंगा पतली, तो बनेगी जरूर, बट आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, उसके 10 नए अल्टरनेटिव्स होने चाहिए। जी मैं यही करता था कि रात के समय प्रैक्टिस करता था। फिर जब मैं वापस सोलांग में गया तो मैं 4 दिन पहले गया तो पता चला कि स्नोफॉल हो रहा है अच्छा खासा। तो लगभग 4 घंटे दौड़ने के बाद मैं एक जगह पहुंचा जिसका नाम है बकर थाच। वो पूरा स्नो से कवर, जो उसका रूट था वो बर्फ से ढक चुका था। तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि जो अब आप प्योर बर्फ के बीच में खड़े हो, आप कट ऑफ टाइम से सिर्फ 2 घंटे पीछे हो, जी और आपको 12 किलोमीटर रन करना है। हम क्या होता है, जब बर्फ में रन करोगे तो आपके पास बहुत सारी रिस्क होती है कि आप गिर जाओगे, जी या आप obviously, कहीं हाँ। पानी वानी में ना रुक जाओ, या कुछ हो ना जाए। तो जब मैं रन कर रहा था तो मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मैं या तो मैं इतना करूँगा कि जीत कर जाऊँ, या पूरा कर जाऊँ। हाँ। जीतना तो टास्क नहीं था, या तो पूरा कर जाऊँ, या फिर इतना करूँगा ये स्ट्रेचर पर जाऊँ। जब मैं अपना बेस्ट अगर परफॉर्म करता हूँ या अपना पूरा पोटेंशियल लगा देता हूँ ना, तो हमेशा 2 चीज़ को फॉलो करता हूँ, या तो स्ट्रेचर या विक्ट्री। विक्ट्री मतलब जीतना नहीं, अपना बेस्ट एवर परफॉर्म करना। तो बकर थाच में हम सारे रूट मिटा चुके थे। मैंने एक चीज़ की जो मेरे हमेशा दिमाग में थी कि आपको कॉमन ट्रेल फॉलो करनी है, और सबसे पहले जितना ऊपर जा सकते हो उतना ऊपर जाना है। तो फर्स्ट रूट कंप्लीट हुआ, तब तक मुझे 9 घंटे लग जाएगा उस 42 किलोमीटर्स को रन करने में, जबकि मैं 42 किलोमीटर्स 3 घंटे के पहले भी कर लेता हूँ। बट वो ट्रेल था, इस साइड खाइए इस साइड भी खाइए, आपको उसके बीच में रन करना है, और बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं कि आप ऐसी जगह कैसे रन करोगे। तो जब तक हाफ रूट खत्म हुआ था ना, तब तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दौड़ना कैसे है इस जगह पे। फिर नाइट के समय एक रूट स्टार्ट हुआ, 14 मोड़ कहते हैं सर। उस रूट में रन करना सबसे डिफिकल्ट था, कि आपको दिखता ही नहीं कहीं। एक जोगिनी वाटरफॉल है, उसके पीछे से आप जा रहे हो, जहाँ आप जंगल में रन कर रहे हो, सिर्फ इतना सा पैच है जहाँ पे आप रन कर रहे हो, सिर्फ उस पैच में जहाँ पे आपको लाइट का फोकस जाएगा आप वही जाए, वही देख सकते हो। आपकी स्पीड स्लो है, और आपके पास एक डर है वाइट बियर का। जो स्नो बियर होते हैं वो हमेशा सोलांग में आपको मिलेंगे, बट वो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं। तो मुझे बताया गया था कि आपको विसिल बजानी है हर 1 मिनट के अंदर, हर 15 सेकंड के अंदर। तो उसी को फॉलो करके एक डर को लेकर मैं हमेशा आगे बढ़ रहा था। जब मैं दौड़ रहा था तो कुछ रनर्स आगे पीछे थे, तो उस समय उन्होंने ज्वाइन किया कि रात का समर्पण पूरा कर। जब सुबह दौड़ रहे थे तो उन सब ने रन छोड़ दिया। सबसे ज़्यादा वीकनेस वहाँ मेरी थी कि और इस पॉइंट से कैसे आगे बढ़ेंगे। मैंने इन सभी चीज़ों से सीख कर एक चीज़ ज़रूर सीखी कि किसी के भरोसे आपको कभी कोई चीज़ नहीं करनी है। खुद इतने इंडिपेंडेंट बन जाओ, खुद इतने डिपेंडेंसी खुद के ऊपर होना चाहिए कि आप सब कुछ खुद से कर सको। मैम जब डिफिकल्ट चीज़ें होती है ना मेरे सामने, तो मैं खुद को बताता हूँ कि यार अगर आप आज प्रूफ नहीं कर पाए ना, तो आप कभी भी नहीं कर सकते। तो उस रेस में मेरे को 28 घंटे लगे थे 100 किलोमीटर दौड़ने में। मैं हर मिनट सोचता था कि कब ये रेस खत्म होगी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ऊपर चढ़ चुका था, इतना ज़्यादा इंक्लाइन और डिक्लाइन को सर्वाइव कर चुका था। पूरे नाइट सर्वाइव कर ली, इतना माइनस टेम्परेचर। एक रिवर है उसको कहते हैं ब्रीगू लेक, वो पूरी बर्फ से जमी हुई रहती है, उसको आपको क्रॉस करना है ऊपर से। देखिए डर होता है ना कि यार मैं वापस घर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, उस दिन से वो डर बिल्कुल खत्म हो गया था। बट जब तक वो रेस चल रही थी ना, तब तक बहुत सारी चीजें दिमाग में थी। यार कैसे पूरी होगी, यार कहाँ मैं पार्टिसिपेट कर लिया हूँ,
होता है जब हम बहुत सारे रेसेस में पार्टिसिपेट जी। करते हैं तो एक ही चीज लगती है कि वो पार्टिसिपेट हाँ, किया। तो फिर उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम सब एथलीट्स जब रन कर रहे होते हैं ना तो एक बात जरूर करते हैं, यार अपन सब कितने पागल लोग। लोगों को देखो वो नई चीज ढूंढते हैं कि वो कैसे कंफर्ट जोन में रहेंगे और हम लोग सोचते हैं कि खुद को कैसे ज्यादा परेशान करेंगे। और इतनी ज्यादा एडवेंचर वाली चीजें भी करते हैं मैराथन में। हम लोग ये देखते हैं, हम लोग एक ही बात करते हैं कि हम लोग कितने पागल लोग हैं। जी। इतना सब कुछ करने के बाद भी हम कितने पागल लोग हैं कि हम सोचते हैं कि खुद को और ज्यादा कैसे परेशान जी। करेंगे और कौन सा डिफिकल्ट टास्क है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे कुछ ऐसे रेसेस आगे आने वाले हैं जिनके बारे में अभी किसी ने सोचा भी नहीं कि वो कैसे रन होते। फॉर श्योर इनके बारे में भी जानेंगे, पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। तो ब्रेक के उस पार कार्तिक के साथ मेरी बातचीत ऐसे ही चलती रहेगी, तो आप बने रहिए रेडियो अप्सा पर। सुनते रहिए 91.2 एफएम रेडियो अप्सा, जो कहे दिल की बात। Stay tuned to Radio Ipsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। हेलो एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम रेडियो अप्सा, जो कहे दिल की बात, मेरे यानी फलक के साथ। और यहाँ पर मौजूद है कार्तिक, जिनसे बहुत सारी बातचीत मैं कर रही हूँ। वो अपने ढेर सारे एक्सपीरियंसेस यहाँ पर शेयर कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है उनसे बात करके। तो कार्तिक एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत सारे मैराथन रन किए हैं, बहुत कुछ अचीव किया एक बहुत ही छोटी सी एज में। तो जैसे कार्तिक, आपने इतनी सारी चीज़ें शेयर करी, इतने एक्सपीरियंसेस बताए, अब एक और चीज़ आती है ना कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और गोल्स क्या हैं मैराथन को लेकर। मैम अभी मैं सिर्फ इस साल की बात करूँ, जी। सिर्फ अक्टूबर तक जी। आफ्टर 6 रेसेस में पार्टिसिपेट करूँगा। मैं मतलब जब मैंने अपनी रनिंग जर्नी स्टार्ट की थी और जब मैं मैराथन के फील्ड में आया ना, तब मैं एक महीने में 3 मैराथन रन करता था। हर साल के 20-30 की जगह मैराथन रन कर लेना। बट जब आप पूरे स्टैंडर्ड लेवल पे जाते हो ना, तो आपको पता चलता है कि आपको भागना क्या है, कौन सी रेसेस दौड़नी है, कौन सी क्वालिफाइंग रेसेस होगी, या किससे आप आगे और ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते। तो उसके बाद से मैंने बहुत सिलेक्टेड क्राइटेरिया बनाया कि मतलब साल में 5 या 6 मैराथन भागना, उसमें अपना बेस्ट आना चाहिए। आप जब मेहनत बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए करते हैं तो आपको बेस्ट परफॉर्म करना है। तो जो अभी रिसेंट मैराथन है, जो अभी आने वाली मैराथन है, वो 23 मार्च के फेब के दिन है। उसमें 327 किलोमीटर रन करना है मुझे। उसके लिए मेरे को 72 आवर्स कट ऑफ टाइम दिया, बट मेरा प्रिपरेशन टाइम बहुत जल्दी, मैं लगभग 40 घंटे के पहले उसको आराम से पूरा कर सकता हूँ। फिर मैं 12 ऑफ मार्च को लाहौर में एक स्नो मैराथन है जिसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस होगा, उसमें पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस प्लेस कि उसमें क्या डिफिकल्टीज होती है। मैं बहुत बार किसी भी मैराथन में सिर्फ इसलिए पार्टिसिपेट करता हूँ कि उसका फेस देखना है कि उसका डिफिकल्ट फेस कौन सा होगा। आपको सभी चीजें पता होती है, बट आपको हर बार डिफिकल्टी को देखना चाहिए या उसको फेस करने के लिए उसके सामने खड़ा होना चाहिए। तो वो है। थर्ड है, मैं मस्टांग ट्रेल रन करने वाला हूँ 170 किलोमीटर, 10,000 मीटर एलिवेशन, माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा होता है 10,000 मीटर एलिवेशन। 160 किलोमीटर, जिसके लिए कट ऑफ टाइम 34 आवर्स का है, वो नेपाल में होती है। देन मैं जून में साउथ अफ्रीका में कॉमनवेल्थ मैराथन फिर पार्टिसिपेट करूंगा, बट अपने बेस्ट एवर टाइमिंग के साथ, क्योंकि मैं इतने समय से उसके ऊपर एनालाइज कर रहा हूँ। सितंबर में स्कॉटलैंड में एक रेस होती है जो 380 किलोमीटर, 18,000 मीटर का एलिवेशन है और -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और वो बिल्कुल टेक्निकल ट्रेल है। मतलब इस तरफ भी खाई है, इस तरफ भी खाई है, अगर आपका थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है आप नीचे गिर सकते हो। मैं एक रेस में गिरा भी था लगभग 700 मीटर नीचे। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा तो कैसे ही ऊपर जाऊंगा, या कैसे यहाँ से बाहर निकलूंगा, क्योंकि वहाँ पे कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होती है। सिर्फ हमारी वॉच होती है जो बहुत कुछ बता देती है हमारी फैमिली को। जैसे कि अगर मैं कुछ हो जाए, मेरी वॉच हमेशा मेरे घर पे एक अलर्ट मतलब कन्वर्ट करेगी, वहाँ तक पहुँचाएगी इस एग्जैक्ट लोकेशन में, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन थी, क्योंकि जीपीएस सैटेलाइट कनेक्टेड वॉचेस होती है, तो बता सकती है कि इस लोकेशन पे है, तो सब कुछ किया जा सकता है। तो वही रेस है, बहुत एक डिफिकल्ट। स्कॉटलैंड अपनी टेम्परेचर के लिए बहुत फेमस होता है। देन अक्टूबर में एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, जिसमें हर एक कंट्री से एक पार्टिसिपेंट होता है, जो कि एक लास्ट में स्टंट बेस्ड कंपटीशन होता है, जिसमें मैंने 41 आवर्स तक रन किया था। इसमें मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। 72 कंट्री के 72 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें इंडिया से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंडिया को, और आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 111 आवर्स कि मैं नॉन स्टॉप एंड स्लिपलेस अबाउट 700 किलोमीटर्स रन करने के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ इतने लंबे समय से। तो ये कुछ अपकमिंग चैलेंजेस है
और मेरा जो एम है वो जी। एक ओलंपिक मेडल तक पहुंचना है। और वाह! ऐसा नहीं है खुद को नहीं पहुंचना हाँ। है, मैं चाहता हूँ कि जो मैं नया सीखूंगा वो हर एक इंसान तक पहुंचाऊं। हाँ। क्योंकि खुद आगे बढ़ने से अच्छा है आप जब आप 10 लोगों को आगे लेकर बढ़ते हैं तभी एक इंसानियत या एक इंसान की नीतियाँ या सामने होती है। सो ऑल द बेस्ट, होपफुली आप बहुत ही अच्छे से अपने गोल्स अचीव करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जिन्होंने भी अभी स्टार्ट किया मैराथन में रन करना, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से वो कंटिन्यू रख सकते हैं? मैं सबसे पहले एक बिगनर के लिए हमेशा बोलता हूँ कि जी। आपका वेट अगर ज़्यादा है जी। तो आप अल्टरनेटिव फॉर्म को यूज़ करें। जैसे कि आप फर्स्ट डे जब आप स्टार्ट करते हैं तो 3 किलोमीटर वॉक कीजिए, जी। सेकेंड डे आप 4 किलोमीटर वॉक कीजिए, फिर ऐसे ही पूरे वीक 3 और 4 किलोमीटर वॉक कीजिए। 6 डे इन अ वीक आपको वॉक करना है, 7 डे आप रेस्ट कीजिए। फिर जो सेकेंड वीक स्टार्ट होता है तब आप 4 और 5 किलोमीटर, जी। देन ऐसे ही पूरा वीक का 6 डे। ऐसे जब मंथ का एंड होगा तब आप 6 और 7 किलोमीटर। जी। जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा तब आप अपना ब्रिस्क वॉक स्टार्ट कर सकते जी। हैं, जिसको ब्रिस्क वॉक मतलब होता है सब 9 किलोमीटर जी। की स्पीड से रन करना। 9 किलोमीटर मतलब हर एक घंटे में सिर्फ 9 किलोमीटर आप रन कर सकते हैं, उसको ब्रिस्क वॉक कहते हैं। और मैराथन का एक्चुअल डिस्टेंस होता है 42.195 किलोमीटर। जो भी ये होता है ना हाफ मैराथन, जी। 10 किलोमीटर को भी लोग मैराथन कहते हैं, वो मैराथन नहीं होता, वो सिर्फ जी। एक रन होता है। तो आप जब तक 9 किलोमीटर से सब कम की स्पीड में वो ब्रिस्क वॉक, तो आप अपनी 2 मंथ की ट्रेनिंग में आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में इजीली पहुंच सकते हैं, आपका वेट भी लॉस होगा। और मैं सभी को बोलता हूँ इंटरमीडिएट फास्टिंग और इतनी फास्टिंग अपने मील्स को स्कीप ना करें, कि जब हम मील को स्कीप करते हैं तो हमारी मसल्स का लॉस होता है, जी। फैट लॉस नहीं होता, कभी भी हमारा वेट कम नहीं होगा। फैट आपकी गुड स्लीप एंड एक्सरसाइज से कम होता है। जब आप अपनी मील स्कीप करते हैं तो आपकी मसल्स कम होती है, उससे ही वजन आपका कम होता है। एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था 16 लोगों पर। जी। वो एक्सपेरिमेंट ये था, 8-8 लोगों की 2 टीमें, टीम ए एंड टीम बी। टीम ए में सभी का सारा चीज सेम थी, टीम बी में भी सब कुछ सेम था, सिर्फ एक चीज डिफरेंट थी, स्लीपिंग मॉड्यूल। जी। स्लीपिंग मॉड्यूल ऐसा, जो टीम ए थी वो 8 से 10 घंटा सोती थी, जो टीम बी थी वो सिर्फ 4 से 6 घंटे सो पाती थी। 4 से 6 घंटा। उसमें डिफरेंस ये था, जब एक महीने बाद उन सभी का वेट किया गया, सबका 3.5 किलोग्राम वजन कम हुआ, एग्जैक्ट 3.5 किलोग्राम पूरे 16 लोगों का वजन कम हुआ। टीम ए का डिफरेंस ये था कि उन्होंने फैट लॉस किया, जी। जो टीम बी थी उन्होंने अपनी मसल्स लॉस की थी। तो आपकी बॉडी का सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा जब आपकी मसल्स लॉस होती है, आपके पास वीकनेस होगी फिर, क्योंकि आपके सारे सेल्स एंड टिश्यूज नेगेटिव आपके फिर फैट को प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे। जी। जितने इंग्रेडिएंट होते हैं, हमारी बॉडी जो होती है एक बार में 186 ग्राम से ज़्यादा फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। इसलिए मल्टी मील प्रोग्राम जो होता है ना, उसे हम सभी को फॉलो करना चाहिए। जो भी बिगनर्स हैं जी। उन्हें मल्टी मील प्रोग्राम फॉलो करना चाहिए। मतलब जब आप रन करते हैं तब आपके 2 ब्रेकफास्ट होना चाहिए, एक लंच होना चाहिए, एक इवनिंग स्नैक्स होना चाहिए और डिनर बिफोर 7:30 होना चाहिए। तो आपकी बॉडी टाइम के साथ ग्रो करेगी और आपकी मसल्स बिल्ड होगी और आप और अच्छा रन कर सकते हैं। वीकनेस नहीं होगी। लोग बोलते हैं ना, रन करने से मेरा नी दुखने लगा है, मेरे को ये प्रॉब्लम होने लगी है, वो प्रॉब्लम होने लगी है, वो रनिंग से नहीं है, वो आपकी गलतियों से है। जी। लोग रोड पर दौड़ने के बाद बोलते हैं ना कि हाँ। बहुत सारी सोसाइटीज है जिन्होंने सीमेंटेड रोड बना रखी है और वो बोलते हैं हमारा रनिंग ट्रैक है, और फिर उसी के बाद लोग रनिंग को ब्लेम करते हैं कि रनिंग की वजह से मेरा पैर दुखने लग गया, मुझे ये प्रॉब्लम होगी। बट मैम वो रनिंग की नहीं, वो आपकी गलत एनालाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो जब भी हम रन करते हैं तो थोड़ा मैं बोलता हूँ किसी भी चीज़ की करने के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस और पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं हर एक दिन में 2 टॉपिक पर स्टडी करता हूँ। पिछले 5-6 सालों से 2000 से भी ज़्यादा टॉपिक पर स्टडी कर चुका हूँ रनिंग को लेकर। तो मैं सभी को एक ही चीज़ गाइड करूँगा कि आप जब कुछ भी करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ज़रूर रखें। ऑब्वियसली। सो दैट्स सो अमेजिंग। और कार्तिक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने इतनी सारी चीज़ें शेयर करी हमसे और हमारी ऑडियंस के साथ, और सबको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी लगी होगी। और इतने आपकी अमेजिंग जर्नी रही, आपके एक्सपीरियंसेस रहे, और आप इतने अच्छे से लाइफ लेसन्स इतनी यंग एज में दे देते हैं, स्पेशली वो चीज़। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड थैंक यू सो मच कि इतने बिजी स्केड्यूल में से आप टाइम निकाल कर थैंक यू सो आए। मच मुझे इनवाइट करने के लिए। तो अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड यहाँ पर हमारे जाने का वक्त हो गया है। सो आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए और सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो अफ्सा, जो कहे दिल की बात। Stay tuned to Radio Ipsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात।